Shri Gopinath Munde. Yes, I have said we'll take them up later in the evening. Yes, yes, we'll take them up. I've just announced it. We'll take it up. Your name is there, we will take it up, yes. Shri Munde. मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, लेकिन इसका ओपनिंग सपा को दिया था। हाँ, कोई करेगा क्या? नहीं तो मैं शुरुआत करूँ। क्या? आप बोलेंगे? ये चूंकि ग्रामीण में तय हुआ था। चलो आप बोलिए। आप शुरू करेंगे? मैं करता हूँ। मैडम का मैं तो बोल ये बीएससी में तय हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, बीएससी में यह तय हुआ था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन बोलेंगे? मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन तूफानी सरोज आप बोलेंगे? मुझे आपत्ति नहीं, उनको तूफानी सरोज अभी नहीं आया। अगर बड़ा दल के रूप में शुरू करना चाहे तो शुरू करें, दोबारा इधर दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष महोदया, मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आज देश में हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद भी 70% हमारी जनसंख्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, गांवों में रहती है। मेरी और मेरी पार्टी की मान्यता है, जब तक 70% गांवों में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होता, तब तक भारत का विकास हुआ ऐसा मानना गलत है। 63 साल के आजादी के बाद भी गांवों की मूलभूत जो समस्या है वो हल नहीं हुई है। पीने का पानी, गांव को रास्ता और बिजली, इंसान को जिंदा रहने के लिए जैसे रोटी कपड़ा मकान लगता है, वैसे गांव को गांव कहने के लिए वहां पीने का पानी, रास्ता और बिजली बिना गांव को गांव कहना ये ठीक नहीं होगा। आज ऐसी हालत है कि गांव अंधेरे में है और शहर उजाले में है। अध्यक्ष महोदय, जो यूपीए की सरकार आई है, वैसे तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा किया था, राजीव गांधी जी ने भी गरीबी के बारे में बातें की, और ये सरकार तो आम आदमी की बात करती है, लेकिन आम आदमी गांव में रहता है, इसको आप भूल जाते हो। इसलिए 70% जनता का जीवन जिस ग्रामीण मंत्रालय पर निर्भर है, उसके लिए जितना राशि बजट में देना चाहिए उतना नहीं है। जब तक बजट में प्रोविजन नहीं होगा, जो प्राथमिकता सरकार की है, भाषा में आम आदमी है, भाषा आम आदमी की है, लेकिन बजट को देखेंगे तो आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। जरूर मैं विभिन्न काफी योजनाएं हैं, बहुत बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन पहले तो गांवों तक पहुंचती नहीं है। अगर मैं सबसे पहले चर्चा करूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर अटल जी प्रधानमंत्री नहीं होते, जब वो प्रधानमंत्री बने तब तक 4 लाख गांवों को सड़क नहीं थी। अगर इस देश में कभी गांवों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने गांवों को रास्ता दिया। आपने 6 साल के, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप उनके 6 साल के काल में 60,000 करोड़ रुपए खर्चा का प्रोविजन किया था, उसमें से 2,30,000 गांव जोड़े गए रास्ते से। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों में नहीं जाएगा, तब तक गांवों का विकास होना संभव नहीं है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना की हालत
उसकी जो प्रायोरिटी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी वो आज नहीं रही है। उसमें यह तय किया था कि 500 आबादी का गांव वो मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा और 300 जो पहाड़ों में गांव हैं और जो जंगलों में गांव हैं उनके लिए 250 का किया था। लेकिन आज भी लगभग 1.5 लाख गांव ऐसे हैं कि यूपीए ने 5 साल कारोबार करने के बावजूद भी आज ये 1.5 लाख गांवों को रास्ता नहीं है। जोशी जी मुझे सहमत होंगे, प्रयास उनके प्रयासों को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 500 से भी छोटे गांव है ना, 400, 300, 200 ये संख्या का गांव जोड़ना है कि नहीं हमको? अध्यक्ष महोदय, अब हमें अगला कदम उठाना होगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि 250 बस्ती के गांवों को भी मेन रोड से जोड़ा जाएगा? इस योजना का दूसरा कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये गांव कभी रास्ते से जोड़े नहीं जाएंगे। पहाड़ों में, जंगलों में अध्यक्ष महोदय जो गांव हैं उनको 300 आबादी की है, 100 आबादी जहां है वहां भी रास्ता पहुंचना चाहिए। हम हमारे प्लानिंग में, हमारे प्रोविजन में, हमारे सोच में भी अध्यक्ष महोदय ये 250, 100 इसमें देश की 20% आबादी वहां रहती है जिनके लिए आज तक रास्ता नहीं। क्या वो हमारे विकास से दूर रहेंगे? क्या उनको रेवेन्यू विलेज माना गया? मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि एक कदम आपने अच्छा उठाया है कि जंगलों में जो गांव हैं उनको हम रेवेन्यू विलेज नहीं मानते थे, उसको रेवेन्यू विलेज मानने का फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन वो जंगलों में जो रेवेन्यू विलेज है उसकी पॉपुलेशन 200-250 से ज्यादा नहीं है और इसलिए वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा बन नहीं सकते। आप फैसले तो करते हो लेकिन उसके लिए योजना नहीं बनाते हो। इसलिए फॉरेस्ट में, जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले गांव उनको अभी तक रास्ता नहीं बनाया है। मैं अपेक्षा करता हूं जब आप इस मंत्री जवाब देंगे, क्या ये घोषणा करेंगे कि 500 से 250 और जंगल और पहाड़ों में 150 की आबादी या 100 की आबादी को रास्ता उपलब्ध किया जाएगा और जो ये जंगलों में जो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किए हैं उसको अगर रेवेन्यू विलेज माना है तो सरकार की जिम्मेदारी है रास्ता, बिजली और पानी उनको देना है। ये जिम्मेदारी सरकार उठाने वाली है क्या? जब तक आपके प्रोग्राम में 500 और 300 गांव को ही योजना होगी तब तक इनको कभी न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में एक और समस्या है कि वो गांव मेन रोड को कनेक्ट करने की योजना थी, लेकिन आज 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो पुराने रास्ते वही प्रधानमंत्री सड़क योजना में लिए जा रहे, ये राशि खर्चा हो रही है। मैं मंत्री का इस बात का भी स्वागत करता हूं कि नक्सलिस्ट एरिया में रास्तों की कमी है, इसलिए नक्सलिस्ट एरिया में आपने ये जो हमारे स्टेजेस बनाए थे 8, 9, तो 8 स्टेजेस का सारा पैसा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में था वो सारा देश के 100 नक्सलिस्ट जिलों में ट्रांसफर किया है। मैं मानता हूं नक्सलिस्ट समस्या बहुत बड़ी समस्या है और वहां प्रायोरिटी देकर रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये गांवों का फ्रंट वहां नक्सलिस्ट 8 राज्यों में और 100 जिलों में नक्सलिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहां विकास पहले पहुंचना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं, लेकिन इसके लिए बजट का जो पैसा था सभी राज्यों का नक्सलिस्ट के जिलों में डाइवर्ट किया, इसलिए जिन गांवों को रास्ता मिलने वाला था अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग होगी कि नक्सलिस्ट एरिया में और नक्सलिस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप अलग फंड दीजिए, अलग प्रोविजन दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इसके लिए मांग करिए। अभी दंतेवाड़ा में जो हुआ इससे भी हमें सावधान होना चाहिए। ये सही है कि हम ऑपरेशन करके उनसे संघर्ष करें, बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, लेकिन विकास के बिना वो गांव में रहने वाला बंदूक हाथ में क्यों ले रहा है उसको भी सोचो। अगर उस मूल समस्या को अगर हमको समाप्त करना है तो आदिवासी वो जिला है मुख्यतः जहाँ नक्सलिस्ट मूवमेंट प्रभावी हो रहे हैं, वहाँ विकास के बिना कोई आयुर्मा को पर्याय नहीं, वैसे विकास बिना कोई पर्याय नहीं। क्या सरकार इसके लिए कदम उठाएगी? ये मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप निश्चित रूप से देंगे।
दूसरी योजना ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है और मैं सरकार को उसके लिए निश्चित बधाई दूंगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है। ये योजना महाराष्ट्र के ईजीएस योजना के तहत है। ये महाराष्ट्र में 25 साल चली, लेकिन गांव में जिनको जमीन नहीं, जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं, इसके लिए नरेगा योजना, जिसका नाम अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रखा गया है, ये नरेगा योजना अच्छी है। मैं उस योजना का स्वागत करता हूं और इस योजना के लिए इस साल 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भी एक अच्छा कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इस योजना के में जो प्रावधान है उससे ये योजना का पैसा नहीं जाता। अभी तक गत साल में 35,000 करोड़ का प्रोविजन था, लेकिन लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ। इसका कारण क्या है? इसका आत्मपरीक्षण करेगी सरकार। इसकी वजह क्या है, इसको सोचेगी सरकार। खाली योजना लाने से नहीं, इस योजना को तो लागू पहले प्रायोगिक तत्वों से 100 जिला में किया था, फिर 200 जिला में किया, अब सारे जिलाओं को लागू कीजिए। ये पैसा आप प्रोविजन रखेंगे और खर्चा नहीं होगा, इससे विकास गांव तक नहीं पहुंचेगा। सुधारना करना चाहिए, मैं सुझाव दे रहा हूं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप तो गांव के सोचते नहीं, संसदीय कामकाज मंत्री, तो अगर आपको अगर सही में नरेगा का योजना, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये नहीं हो रहा है, कई राज्यों में नहीं हो रहा है। इसलिए आप अगर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, इतनी असमानता है राज्यों में। कुछ राज्यों में 5,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए, जैसे कि राजस्थान है, वो तो वसुंधरा के राज्य में खर्चा हुआ है, ये आप मानेंगे नहीं। लेकिन आज जैसे मध्य प्रदेश है, इस योजना का अच्छा लाभ कुछ राज्य उठा रहे हैं, लेकिन कई राज्य हैं जिनमें इसका पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमको इस योजना के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र मेरा ईजीएस की योजना वहां होने के कारण आज की नरेगा की योजना वहां चल नहीं रही है। समझो कि राजस्थान में 5,000 करोड़ खर्चा हुए, मेरे महाराष्ट्र में केवल गत साल 350 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और उसके पहले 200 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। अब ये 5 साल में महाराष्ट्र में केवल 600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। कई राज्यों में 10-10 हजार करोड़, 4 राज्यों में खर्चा हुआ है। यह असमानता है और यह असमानता दूर कर इसलिए नहीं हो रहा है कि नरेगा के जो रूल है वो उस प्रकार की योजना 25 साल हमारे वहां चली, और इसके लिए आपको उस राज्य के लिए कुछ निकष बदलना पड़ेगा। अगर वहां मजदूरों का काम, वहां क्योंकि पहले रोजगार हमें योजना थी उसमें ज्यादा, वहां के 100 रुपये मजदूरी आपने बढ़ाई, पहले तो 65 रुपये ही थी। अब वहां एवरेज आदमी को खेतों में 150-200 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये में काम कैसे करेगा? और वहां इसलिए मजदूर मिल नहीं रहा है। और रोजगार हमी की योजना में हमने डैम, चेक्स, रोड, सारी चीजें बनाई, केटीवेयर बनाए, जमीन की सुधारना की। अब हमारे पास काम बचे नहीं है, तो ये पैसा ही गांव के रोजगार के लिए अन्य रूप में कैसा खर्चा किया जाएगा, इसके बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में ये योजना आने के कारण ईडीएस योजना बंद हो गई। उसमें जो आधे काम थे वो कौन पूरा करेगा? आधे काम है जिसमें महाराष्ट्र सरकार का 2,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। अधूरे काम जो गांव में है वो ईडीएस योजना बंद हो गई, नरेगा के दौर में वो बैठते नहीं। क्या आप महाराष्ट्र सरकार से चर्चा करेंगे? क्या महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव मांगेंगे कि ये आधे कामों को पूरा कैसे करना है? वो तो बात छोड़ो, 2 साल के मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिली और उनको रेशनिंग पे अनाज के कूपन मिलते थे, उसका अनाज भी नहीं मिला। सरकार कही थी ये योजना बंद है, नरेगा योजना में ये समस्या है और इसके कारण लाखों मजदूरों की मजदूरी वहां अभी तक नहीं मिल रही है। सरकार इतना ही जवाब देती है कि ये नरेगा में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र भारत में ही मानती है कि नहीं, अगर नरेगा का पैसा वहां खर्चा नहीं होगा तो वहां निश्चित रूप से समस्या आने वाली है। और दूसरी समस्या का कारण है कि वहां छोटे प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी और इसमें भी वहां खर्चा कर नहीं सकते,
क्योंकि 1970 में अकाल आए थे और पागे ने ईडीएस योजना बनाई थी, इतनी अच्छी योजना जिसका पूरे के पूरे ऐसे उठाइए। ये ईडीएस योजना में आज तक वहाँ 15-20 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ है और उससे एसेट बने हैं। हमने 1970 में मिट्टी की सड़क बनाई है, केवल वो सड़क है, वो पक्की नहीं है, वो सड़क को भी आपने कनेक्टेड माना है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में पक्की सड़क और उसमें पक्की सड़क होना आवश्यक है। वो कच्ची सड़कें हैं, उसको पक्की सड़क मान के महाराष्ट्र में निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। अब ये आप एक अवसर महाराष्ट्र को देंगे क्या? जो कोर योजना है, वो कोर योजना में पहले जो तय हुआ है, ये नया आप मंगाए, हाँ हमारा पक्का रास्ता हो तो उसको मत दीजिए, लेकिन एक अवसर दीजिए जिसके कारण नरेगा का काम महाराष्ट्र में भी शुरू हो सकता है। एक योजना और भी है गाँव के विकास की, और जो योजना मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ वो है गरीब आदमी को, जिसको गांव में खेती नहीं है, जिसको ज़मीन नहीं है, उसके लिए इंदिरा आवास योजना अच्छी है। लेकिन इंदिरा आवास की योजना में आपने मुझको 35,000 रुपये कर दिया है और पहाड़ों में 38,000 किया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके काम होने वाला नहीं है। ये इंदिरा आवास का पैसा खर्चा नहीं होता, और उसका कारण आप समझ लीजिए क्यों खर्चा नहीं होता है। सरकार बजट करती है, बजट ज़्यादा देना चाहिए हमारी अपेक्षा, जो बजट है वो भी खर्चा नहीं होता। और इसका कारण है हम घर बांधने के लिए पैसा देते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देती है, राज्य सरकार अपना पैसा लगाती है। जैसे महाराष्ट्र में राज्य सरकार भी 35,000 लगाती है और 70,000 का घर देती है। लेकिन जगह उसकी होना चाहिए, या गांव ने जगह देना चाहिए, ये कंडीशन है। आप घर बांधने के लिए पैसा देते हो, जगह के लिए क्यों नहीं? और जब तक इंदिरा आवास में उसके लिए 10/1000 गज की जमीन चाहिए, आप करोड़ों रुपए इंदिरा आवास के लिए खर्चा कर रहे हो, लेकिन इंदिरा आवास बांधने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए कोई भी व्यवस्था इस स्कीम में नहीं है। और उसके ये मुख्यतः घर दलित और आदिवासी को मिलते हैं। कहाँ दलित के पास है कि जो अपना घर के लिए वो जगह ले? पट्टे की रिक्वायरमेंट है, और वो पट्टे के लिए सरकार पैसा नहीं देती। मैं अपेक्षा करता हूं आज आप घोषणा करिए, हम गरीबों को घर देंगे, लेकिन उसको घर बांधने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए भी केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% अनुदान देगी, तब घर बनेंगे। जिनको रहने जमीन है, ऊपर आकाश है, ऐसे लोग खुद का घर बांधने के लिए कहां से पैसा लाएंगे? अध्यक्ष महोदय, शहरों के लिए बहुत योजना बनी, जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना भी बनी। आज हम शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, और शहरों में आबादी बढ़ने का कारण क्या है? पॉपुलेशन वहां नहीं बढ़ रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे और 51 में पहला सेंसस हुआ था, तो गांवों की संख्या, शहरों की संख्या 31% थी। आज अर्बनाइजेशन हुआ है, और अब 2001 का जो सर्वे आया था उसमें हमारा पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है 46%। और अब हम अंदाजा लगाते कि 48% पॉपुलेशन शहरों में गया। और आप जानते हैं कि हम चुन कर आए हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का बदल गई, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर अब शहरों के लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ी और गांवों के लोकसभा सदस्यों की संख्या कम हुई। ये क्यों हो रहा है? गांव का आदमी गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण गांव को छोड़कर शहरों को भाग रहा है। और मेरी नजर में ये गांव के बेरोजगार और गांव की गरीबी का शहरों में होता हुआ स्थलांतर है। क्या आप इसको रोकना नहीं चाहेंगे? आप आम आदमी की, गांवों की बात करते हो, लेकिन गांव का आदमी गांव में रहे, इसके लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम है क्या? उसको घर देना, सड़क देना, इससे नहीं बनेगा। गांव का अगर सही हमें विकास करना है तो गांव की गरीबी हटाने का और गांव को ही बेरोजगार को रोजगार मिलने का, जब तक हम उसके लिए योजना नहीं लाएंगे गांवों का विकास नहीं होगा। हम गांवों की कितनी भी बात करेंगे, नरेगा उन लोगों के योजना है जो रोज मेहनत करके कमाई करते हैं, लेकिन गांवों में भी आज हजारों बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएट हैं। इस देश की बेरोजगार जो युवा हैं उनके हाथ काम करना चाहते, उनके हृदय में काम करने की इच्छा है, लेकिन उनको रोजगार नहीं है। क्या ये गांव में रहने वाले बेरोजगार लोगों के लिए हम कुछ योजना लाएंगे?
नहीं तो एक दिन वो भी हाथ में बंदूक लेंगे। और इसलिए गांवों में बेरोजगार को रोजगार देंगे तो वो रोजगार के लिए शहर नहीं जाएगा। गरीब आदमी की गरीबी हटेगी तो वो शहर में नहीं जाएगा, और ये गरीबी का स्थलांतर शहरों में नहीं होगा। हम शहरों में कितना पैसा, मेनो रेल, मेट्रो रेल, ओवर ब्रिजेस, रिंग रोड, पीने के पानी के लिए तालाब, कितना पैसा खर्चा करें। अगर वो पैसा हम गांव में खर्चना करते तो ये नौबत नहीं आती ओवर ब्रिज पर ब्रिज बांधने की, ये नौबत नहीं आती। ये अर्बनाइजेशन रोको आज 48% हुआ है, और 10 साल में जो अंदाजा है, जो तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि आने वाले 10-12 साल में गांव का पॉपुलेशन कम होगा और शहरों का पॉपुलेशन 55% तक जाएगा। और ये गांव में, अमेरिका, हम दूसरे देशों की बात करते हैं, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में है वही इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में है। हमारे गांव की जनता इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर है। ये हुई सड़क, पानी की बात। बिजली कहाँ है? अब बिजली की योजना लाई है, राजीव गांधी बिजली योजना लाई हमने, लेकिन वो भी योजना बड़े गांवों के लिए, 500 गांव को, लेकिन छोटे गांव अंधेरे में है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। हर कोई प्रदेश स्वयं पूर्ण नहीं बिजली के, हर प्रदेश में लोड शेडिंग है। हम दिल्ली को बिजली देते हैं, हम मुंबई को बिजली देते हैं, गांवों में लोड शेडिंग है। 18 घंटे गांव में बिजली नहीं है। और अब बिजली नहीं है इसलिए डीजल का इंजन लेके गांव वाले अपने जमीन को पानी देते हैं, और डीजल के दाम भी आपने बढ़ाए, हो जाएगा कहां। इसलिए बिजली का लोड शेडिंग गांव में 18 घंटे, शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही। क्या आप ग्रामीण भारत को देखेंगे या नहीं? अब ये बिजली नहीं मिल रही, मेरा सुझाव है, हमने सुना है कि अब एक सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी के बारे में सरकार बिजली खरीदने वाली है। 10 रुपये प्रति यूनिट उसको कोई सब्सिडी देने की योजना सरकार ने लाई है। क्यों आप ये न करें, गांव में जो बिजली लगती है घर में, उसके लिए हर गांव आप स्वयं पूर्ण करिए, सोलर बिजली स्वयं पूर्ण करिए। बाकी हो सकता है, उसमें कोई क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप नहीं, हाँ, रोलर में बिजली की बात कर रहा हूँ आप मैं। इधर एड्रेस करिए, मुझे समझ में नहीं आया। नोट देख लेना। नहीं, अरे गांव मैं गांव की बात कर रहा हूँ। इसमें ग्राम विकास में जोशी जी के ऊपर से बिजली का उल्लेख किया उन्होंने। आप नहीं चाहते बिजली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। संबोधित करिए मुझे। नहीं, वो बिजली ने गांव, मैंने कहा कि सौर ऊर्जा का जो प्रयोग सरकार कर रही है वो गांव में करो, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ। आप इतने के गांवों के विकास का सुझाव भी नहीं मानना चाहते हैं। करो मत करो, सुनो तो, गांवों को बारे में सुनने की भी कांग्रेस की तैयारी नहीं। आप शांत हैं। तो आपको बहुत मालूम है। तो अध्यक्ष महोदय, ये बिजली के बारे में मुझे क्या, सौर ऊर्जा से बिजली दो, किसी भी प्रकार से दो। कोई प्रदेश में बिजली नहीं है, और बिजली पहली कटौती गांवों की होती है, और बिजली बिना विकास हुआ है ऐसा मानना, ये सारे अंधेरे में गांव है, उसको उजाले में लाने की निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और एक बात है कि शहरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन गांव में जो अन्य लोग हैं, हम इंदिरा आवास की तो गरीबों के लिए योजना कर रहे हैं, लेकिन गांव का एक्सटेंशन, जब हमारे आजादी के बाद जो गांव है वैसे कि वैसा गांव, उसकी तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। क्या आप गांव की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हो कि नहीं, ये मेरा सवाल है। अगर गांव की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हो तो गांव को एक्सटेंशन करो। शहरों की सीमा बढ़ती जा रही, शहर की नगर पालिका बनती जा रही, महानगर पालिका बनती जा रही, महानगर बनते जा रहे, गांव जैसे के तैसे। क्या हम सारे गांवों को प्लान नहीं करेंगे कि 1951 में कितनी आबादी थी और आज कितनी है, उसका एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, उसके बारे में योजना होनी चाहिए। और खुद का, जो किसान है खुद का घर बांधना चाहते हैं, उसको क्या हम 2% से लोन देंगे? 1 से 5 लाख रुपए तक का खुद का घर बांधने के लिए वो लोन लेगा, वो वापस करेगा। आज हमारी गृह निर्माण योजना, बड़ी बड़े जंगल हम शहरों में खड़े कर रहे हैं, उसके लिए कितना भी पैसा मिल रहा है। गांव में अपना घर बांधने के लिए हम कोई योजना लाएंगे क्या? सरकार अनुदान न दे, लेकिन सरकार गांव में अपने घर बांधने के लिए और गांव का एक्सटेंशन के लिए योजना, उनके गांव की सीमा बढ़ाने की योजना लानी चाहिए। नहीं तो गांव
कि आबादी दुगनी हो गई और एक ही घर में 2-2, 4-4 भाई रह रहे हैं, वो अपना नया घर बसा नहीं सकते, नया घर बांध नहीं सकते। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में भी गांव की समस्या मैं इससे आपसे इसमें लगातार रहा हूँ। बाकी योजना राजीव गांधी जी ने हैदराबाद के एक संस्था में कहा था, यहाँ से रुपया निकलता है तो वो 16 पहुँचता है, लेकिन आप तो 16 तो पहुँचता ही नहीं, अभी 10 भी पहुँचता नहीं है। ये भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए। ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी योजना है उसमें पूरा भ्रष्टाचार होता है और आप अंदाजा लगाए, जोशी जी इसका अध्ययन करिए, इन योजनाओं का पैसा दिसंबर तक खर्चा नहीं होता, आखिरी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च में खर्चा होता है और टारगेट पूरा करने के लिए आप 10 साल का अंदाजा लगाइए तो वो योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं और ये बीपीएल की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो गांव की उपेक्षा है वो उपेक्षा निश्चित रूप से हम कम करने वाले हैं क्या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं, सबसे बड़ी और भी समस्या है कि गांव में शौचालय नहीं है। अब भी 60% लोग हैं जो शौचालय का उपयोग नहीं करते। इतनी आज़ादी के बाद हमारी महिलाओं को शौचालय के लिए जगह नहीं है, वो अंधेरे में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारी सबकी मिलकर विफलता। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। क्या हम इसका भी कोई योजना बनाएंगे, हर घर में शौचालय होगा, इसकी भी हम योजना बनाएंगे तो मुझे लगता है कि गाँव के लिए कुछ हम मदद कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा, मेरी तो मांग है कि जो बजट आएगा उसमें 70% बजट ग्राम विकास को होना चाहिए। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ जोशी जी। तब 70% लोग अगर गांव में रहते हैं तो 70% बजट भी गांवों में खर्चा होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आप क्या हो गया आपको? अभी आपको नहीं पता था, बैठिए, सुनिए, अभी तो शुरू हुआ है। बीपीएल की सूची बैठ जाइए, नहीं बनना चाहिए। अमीर आदमी का नाम है। आप बोलिए, आप इधर बैठ के बोलिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, बीपीएल की सूची कहाँ बनी है? सरपंच के घर में बैठ की। ये कानून है कि गांव के जो जनरल मीटिंग है, सारा गांव इकट्ठा होगा और सूची बनाया गया, नहीं हुआ है। और इसलिए बीपीएल में इंदिरा आवास सारी योजना बीपीएल से मिलती है और बीपीएल में गड़बड़ी बहुत है। क्या इस लिस्ट को हम लेकर फिर गांव के जनरल बॉडी में जाएंगे? और ये सूची वास्तव में गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सूची कब बनी है, कैसे बनी है? सरपंच और ग्राम सेवक ने लिख कर दी वो सूची है। सही गांव के जनरल बॉडी में गांव के आम जनता बैठी हुई है और उसमें ये सूची तय होनी चाहिए और ये प्रयास हमको करना चाहिए। पुरानी सूची से हम कार्यक्रम करेंगे तो वो लोग हैं जिन्हें बीपीएल का कार्ड नहीं मिला है, जो वो लोग हैं जिनको सही गरीब होते हुए बीपीएल को में आते हैं लिस्ट में, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती। क्या हम जैसे जनगणना कर रहे हैं वैसे बीपीएल के बारे में भी गांव की मीटिंग बीडीओ या एक्सटेंशन ऑफिसर जाके वो बीडीओ और गांव की मीटिंग लेगा और गांव की अभी तक जिनको योजना पड़ी है और जो बीपीएल से उठे हुए उनको बीपीएल के लिस्ट निकाल दो और सही गरीब हैं उनके बीपीएल के लिस्ट में नाम होना जरूरी है और उसके लिए मुझे लगता है कि हमको प्रयास करना चाहिए। आज मैं इतना ही कहता हूं कि बातें तो प्रधानमंत्री के भाषण में जब उन्होंने बजट के बारे में उत्तर दिया था जनरल, और राष्ट्रपति के भाषण में और ग्राम विकास की योजना में हम गरीब की बात कर रहे हैं, गरीबों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस देश का आत्मा 70% गांव में रहने वाला गरीब है और उसके लिए बात आप करोगे तो वो निराशा में जाएगा। उसके लिए अपने योजनाओं का अध्ययन करने, उस योजना में परिवर्तन करके और नई योजना लाकर टाइम बॉन्ड ये बातें चलती रहेगी। हम क्या 5 साल में 3 बातों का आश्वासन दे सकते हैं? आज हमें ग्राम विकास मंत्री, पानी, बिजली और सड़क, आपके 4 साल बचे हैं, 4 साल में ये चीजें हर गांव में जाएंगे ऐसा वादा कर सकते हैं? नहीं करते तो बातों में कोई दम नहीं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्सा आएगा और वो गुस्सा निश्चित रूप से आगे निकालेंगे। आपको फिर से एक बार सत्ता चलाने का अवसर मिला है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस सत्ता का उपयोग आम आदमी के बारे में बातें करने का, आम आदमी की आशा आकांक्षाओं बढ़ाने के लिए नहीं,
ही कदम उठाकर उसका विकास करने के लिए सरकार अगर काम करेगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं करेगी तो रास्ते पर आकर विरोध करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। बहुत धन्यवाद श्री तूफानी सरोज।